आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक ब्रिटिश फिजियोलॉजिकल हॉरर मूवी लास्ट नाइट इन सोहो, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एली था, जो कि ना जाने कैसे सोने के बाद 1960s के समय में चली जाती है, जहाँ वो किसी और की बॉडी में अपने आप को पाती है। वहाँ उसके साथ क्या क्या होता है और 2021 की लड़की 1960 में कैसी चली जाती है, ये जानने के लिए मूवी की समरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम इलोइस टर्नर था, लेकिन लोग उसे एली पुकारा करते थे। एली की दिलचस्पी सिर्फ दो चीजों में थी, पहला म्यूजिक और दूसरा फैशन, और फैशन में स्पेसिफिक 1916 का फैशन। इसी वजह से वो एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर फिलहाल वो एक छोटे से टाउन रेडरिथ में अपनी नानी के साथ रहा करती थी। इसके बाद हमें एली और उसकी नानी को बात करते हुए दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि एली की जो माँ थी वो भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर जब वो फैशन डिजाइन की स्टडी कर रही थी उस समय वो काफी डिप्रेस हो गई और उन्होंने अपनी जान ले ली। एली ने काफी कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था और उसके बाद से ही एली को अपनी माँ नजर आया करती थी और वो उनसे बातें भी किया करती थी। एली भी बाहर जाकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, इसलिए उसने लंदन के फैशन कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, जिसमें कि उसका सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए वो अपनी पढ़ाई के लिए लंदन चली जाती है। लंदन में जब वो अपने हॉस्टल में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसके रूममेट से होती है जिसका नाम जोकोस्टा था। जोकोस्टा काफी बिगड़ी हुई लड़की थी जो कि शराब और ड्रग्स लिया करती थी। जोकोस्टा को एली काफी अजीब लगती है क्योंकि एली का ड्रेसिंग सेंस 90s से इंस्पायर था, इसलिए वो इस बात को लेकर बाकी लड़कियों के सामने उसका मजाक भी बनाती है। वहाँ से निकलते समय एली की मुलाकात जॉन नाम के एक लड़के से होती है जो कि एली से बात करने की कोशिश करता है, पर एली वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों तक हॉस्टल में रहने के बाद वो समझ चुकी थी कि ये जगह उसके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज, शराब और ड्रग्स नॉर्मल था, जिसमें कि एली एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश करने लगती है और वो एक बिल्डिंग में रूम रेंट पे लेती है जिसकी ओनर एक लेडी थी और उनका नाम मिस कॉलिंस था। इस रूम में एली का पहला दिन था और वो रात को 90s की म्यूजिक प्ले करती है और सो जाती है। उसी रात एली को सपना आता है जिसमें वो अपने आप को 1960s में देखती है, और जब वो एक मिरर के आगे आती है तो देखती है कि उसका चेहरा बदला हुआ है। वो जिसे देख पा रही थी उसका नाम सैंडी था, जो कि दिखने में काफी गॉर्जियस थी। इसके बाद वो कैफे डे पेरिस नाम के एक कैफे में जाती है क्योंकि सैंडी वहाँ की लीड सिंगर बनना चाहती थी। वहाँ उसकी मुलाकात जैक नाम के एक आदमी से होती है जो कि वहाँ पर होने वाले शोज और क्रू को मैनेज करता था। जैक को सैंडी काफी अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए वो उसे डांस के लिए ऑफर करता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं, जहाँ पर जैक सैंडी से फ्लर्ट भी करता है और उन दोनों के बीच एक छोटी सी किस भी होती है। जब वो दोनों डांस कर रहे होते हैं वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है जो कि सैंडी से बदतमीजी करने लगता है, इसलिए जैक उसे सबक सिखाता है और वो दोनों कैफे से बाहर चले जाते हैं। इसके बाद जैक सैंडी को उसके घर ड्रॉप करता है, जो कि वही घर था जहाँ पर एली प्रेजेंट टाइम में रुकी है। इसके बाद एली की आंख खुलती है और वो रियलाइज करती है कि उसने जो कुछ भी देखा था वो सिर्फ एक सपना था। वो सपना काफी हसीन था, इसलिए एली उस दिन काफी अच्छा फील कर रही थी और वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ वो एक ड्रेस डिजाइन करती है, और ये वही ड्रेस था जिसे एली की सपनों वाली सैंडी ने पहना था। उसी दौरान एली देखती है कि उसके गले पर एक निशान बना हुआ है जो कि काफी अजीब था, क्योंकि एली ने तो सपने में देखा था कि जैक ने सैंडी के नेक पे किस किया था, फिर उसका निशान उसके गले पे कैसे आ सकता है। ये काफी अजीब बात थी। इस सब के बाद वो फिर से अपने घर आती है और रात को सो जाती है, जहाँ उसे फिर से वही सपना आता है जिसमें वो अपने आप को सैंडी की बॉडी में देख पाती है। तभी जैक सैंडी को पिक करने आता है और जैक ने सैंडी के लिए सोहो नाइट क्लब में एक ऑडिशन अरेंज किया था और सैंडी अपनी परफॉर्मेंस देती है। वहाँ पर बैठे नाइट क्लब के ओनर को देख के लग रहा था कि उसे सैंडी का परफॉर्मेंस कुछ खास पसंद नहीं आया, पर जैक के अप्रोच करने के कारण वो उसे मना नहीं कर पाता और उसे शो के लिए सेलेक्ट कर लेता है। उसी शाम सैंडी और जैक इंटीमेट होते हैं। उसी के साथ एली जाग जाती है। अब तक एली सैंडी के बिहेवियर और उसके फैशन सेंस से काफी इंस्पायर होती है, इसलिए वो अपना लुक और ड्रेसिंग सेंस सैंडी की तरह कर लेती है। और इसके बाद एली नोटिस करती है कि उसने सपने में सैंडी को जहाँ जहाँ जाते देखा था वो
जगह एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। एली ने जो कुछ भी करवाया था उस सब के कारण एली के सारे पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब के लिए जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है जिसे कि एली ने पहले भी सोहो में घूमते हुए देखा था। और वो ओल्ड मैन एली से बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम भी अपनी जवानी में यहाँ आई थी। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसे एली के ड्रेसिंग सेंस देखकर सैंडी की झलक नजर आ रही थी। इस सब से हमें पता चल पाता है कि सैंडी कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं है, वो सच में 1960s में यहाँ रहा करती थी। और ये बूढ़ा आदमी मैं भी सैंडी को पर्सनली जानता था। इस सब के बाद रात को जब एली कैफे से बाहर आती है तो वहाँ पर उसे जॉन मिलता है और उसे रात में पार्टी में चलने को पूछता है। जॉन भी एली के ही कॉलेज में था, इसलिए उन दोनों के बीच कैजुअल जान पहचान हो गई थी। पर एली पार्टी में चलने से मना कर देती है क्योंकि उसे तो रात को सैंडी के सपने देखने थे। और उसी रात एली फिर से सैंडी के सपने देखती है और वो सपने में उसी सोहो क्लब में जाती है जिसके लिए सैंडी ने ऑडिशन दिया था। वो क्लब देखने में नॉर्मल क्लब की तरह नहीं लग रहा था क्योंकि वहाँ पर परफॉर्म कर रही लड़कियों ने काफी छोटे कपड़े पहने हुए थे और उन्हीं के बीच सैंडी भी छोटे कपड़ों में परफॉर्म कर रही थी। ये देखकर एली काफी सरप्राइज होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि सैंडी को लीड सिंगर के तौर पर रखा गया है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। और हमें जैक का असली रूप नजर आता है जो कि पहले तो सैंडी की बहुत केयर किया करता था, पर अब वो सैंडी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए फोर्स करने लगता है, जिसके कारण सैंडी काफी परेशान थी क्योंकि उसे जैक से ये उम्मीद नहीं थी। सैंडी ये सब नहीं करना चाहती थी, पर जैक और वहाँ पर काम कर रही बाकी लड़कियों के फोर्स करने पर वो एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है क्योंकि वो किसी भी तरह से अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। ये सब होते हुए एली भी देख पा रही थी, जिसके कारण वो काफी निराश होती है क्योंकि उसे फील हो रहा था कि ये सब उसी के साथ हो रहा है। वो सपने के अंदर सैंडी की मदद करने की कोशिश भी करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ये सब था तो एक सपना ही, और वो इसी निराशा के साथ जाग जाती है। अभी तक एली जिस सपने को लेकर काफी खुश रहा करती थी, अब वो सपना ही उसे डिप्रेस करने लगता है। वो काफी लो और चिढ़ा हुआ फील करने लगती है। और जब एली कैफे में जाती है तो वहाँ उसे फिर से वही ओल्ड मैन नजर आता है और उस ओल्ड मैन को देखकर एली को लगने लगता है कि ये जैक है जो कि समय के साथ बूढ़ा हो चुका है। इस सब की वजह से एली अपने क्लास में भी अजीब बिहेव करने लगती है, जिसे देखकर जॉन को एली की फिक्र होने लगती है और धीरे धीरे एली का सपना और बुरा होने लगता है। और उसे सपने में पता चलता है कि जैक कोई मैनेजर नहीं था बल्कि वो एक दलाल है जो कि सैंडी की ही तरह मासूम लड़कियों को भला फुसलाकर प्रोस्टिट्यूट के पैसे में लाया करता था। और अब इस सब में सैंडी भी बुरी तरह से फंस चुकी थी, जिसके कारण उसे हर रोज किसी न किसी के साथ ना चाहते हुए भी इंटीमेट होना पड़ता था। और ये सब वो अपने ही रूम में किया करती थी। और एक रात सैंडी को देखकर एक आदमी उसके पास आता है और उसे सलाह देता है कि मैं तुम्हें इस सब से पर सैंडी इतना कुछ होने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस डिटेक्टिव को मना कर देती है। और अब इन सपनों के कारण एली की हालत और भी बिगड़ चुकी थी और वो अब उन सपनों को आगे नहीं देखना चाहती थी। पर पता नहीं कैसे जब भी वो सोती थी उसे वही सपने आते थे, जिसकी वजह से अब वो सोने से ही डरने लगी थी। अगले दिन हैलोवीन नाइट थी और एली एज यूजुअल सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो खुद जॉन को पार्टी में चलने के लिए पूछती है ताकि वो सोने से बच जाए। और वो दोनों एक हैलोवीन पार्टी में जाते हैं जहाँ पर एली की पुरानी रूम पार्टनर जो कास्टा भी होती है वो एली के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसके कारण एली काफी हाई फील करती है और वो अपने आप को संभालने के लायक भी नहीं रहती। उसी दौरान उसे बहुत से गोस्टली फिगर्स नजर आने लगते हैं जिनका फेस नहीं था। ये सब वही आदमी थे जो सैंडी के रूम में उसके साथ इंटीमेट हुए थे। इस सब को देखकर एली काफी डर जाती है और वो क्लब से बाहर भागती है, जिसके कारण जॉन भी उसके पीछे जाने लगता है। एली जो कि बिल्कुल भी सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो जॉन को अपने घर पे इनवाइट करती है ताकि वो दोनों इंटीमेट हो सके। और एली जॉन को चुपके से अपने रूम में ले जाती है और वो दोनों इंटीमेट होने स्टार्ट करते हैं। तभी एली को फिर से सैंडी के विजन्स आने लगते हैं, जिसमें जैक सैंडी को धमका रहा था कि तुम इस सब से भाग नहीं सकती वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जैक के हाथ में एक चाकू भी होता है और ये सब जो हो रहा था ये सब उसी रूम के बेड पे हो रहा था जहाँ पर एली रहती थी। और एली का विजन और बुरा तब हो जाता है जब वो अपने विजन में सैंडी को खून से सना हुआ देखती है। ये देखकर एली पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है, जिसके कारण जॉन भी डर जाता है कि कहीं रूम की ओनर ना आ जाए, और होता भी ऐसा ही है। एली की आवाज सुनकर
जानकर रूम की ओनर मिस कॉलिंस वहाँ आ जाती है और जॉन को यहाँ से चले जाने को बोलती है। एली अभी भी सैंडी को लेकर परेशान थी और मिस कॉलिंस उससे बोलती है कि मैं कल तुमसे इसके बारे में बात करूंगी। और अगले दिन एली की हालत और खराब होने लगती है क्योंकि अब एली को वो अजीब से चेहरे वाले आदमी हर जगह नजर आने लगे थे। और इस सब से परेशान होकर एली पुलिस के पास जाती है और उन्हें सैंडी के बारे में बताती है कि 1960s में जैक नाम के एक आदमी ने सैंडी का मर्डर कर दिया था, जिसके लिए उसे कभी सजा नहीं मिली और वो अभी भी आजाद घूम रहा है। एली चाहती थी कि पुलिस उस कैफे में आने वाले उस ओल्ड मैन को अरेस्ट करे क्योंकि वही जैक था, पर पुलिस को एली की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और भरोसा हो भी तो कैसे, वो बात ही इतनी अजीब कर रही थी। पर वहाँ पर मौजूद एक फीमेल पुलिस एली की मेंटल हेल्थ को लेकर परेशान होती है और बोलती है कि तुम्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पर एली के मना करने पर वो उसे संभालने के लिए बोलती है कि मैं तुम्हारी बताई गई बातों की छानबीन करूंगी और ये भी पता लगाऊंगी कि तुम्हारे बताए गए पते पर 1960s में किसी का मर्डर हुआ था या नहीं। पर एली को उस लेडी ऑफिसर की बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो खुद लाइब्रेरी में जाती है और 1960s के समय में सोहो में हुए गए मर्डर्स के न्यूज आर्टिकल को देखने लगती है ताकि वो पता लगा सके कि सैंडी का मर्डर एग्जैक्ट किस डेट में हुआ था। पर बहुत ढूंढने के बाद भी एली को सैंडी के मर्डर की कोई न्यूज आर्टिकल नहीं मिलती। पर इस दौरान उसे सोहो में गायब हुए बहुत से आदमियों की न्यूज आर्टिकल नजर आती है जो कि अचानक से कहीं गायब हो गए थे। तभी लाइब्रेरी में जॉन आता है जहाँ पे एली उसे पिछली रात के लिए माफी मांगती है और वो जॉन को पूरी बात बताती है कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। ये सब जानकर जॉन भी एली की मदद करने के लिए 1960s के न्यूज़पेपर्स को चेक करने लगता है। तभी वो बहुत से धुंधले चेहरे वाले आदमी एली के पास आने लगते हैं, जिसके कारण एली काफी डर जाती है और वो उन आदमियों को मारने के लिए चाकू लेकर उन पर अटैक करने जाती है। और वो चाकू से उन पर अटैक करने ही वाली होती है कि जॉन वहाँ पर आ जाता है और एली को ऐसा करने से रोक लेता है। और हम देख पाते हैं कि एली जो कोस्टा पे चाकू से वार करने वाली थी। इस सब के बाद एली डिसाइड करती है कि अब उसे ही सैंडी की मौत का बदला लेना होगा, इसलिए वो उस ओल्ड मैन की तलाश में निकल जाती है जो कि जैक था। और कैफे में उसे वो ओल्ड मैन मिलता है और एली उसे सैंडी के मर्डर के लिए ब्लेम करने लगती है कि मुझे पता है तुम कौन हो और तुमने सैंडी के साथ क्या किया। जिस पर वो ओल्ड मैन उसे बोलता है कि तुम्हें क्या पता मैंने सैंडी के लिए क्या क्या किया है, तुम्हें उसका कोई भी अंदाजा नहीं। और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है कि तुमने ही सैंडी को मारा है। पर वो ओल्ड मैन बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा। और ऐसा बोलते हुए वो रोड के उस पार जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है। ये देखकर कैफे की ओनर तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसी समय एली को कैफे के ओनर से पता चलता है कि उस ओल्ड मैन का नाम जैक नहीं कुछ और है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि एली जिसे जैक समझ रही थी वो जैक नहीं बल्कि वही डिटेक्टिव था जो सैंडी को इस सब से निकलने में उसकी मदद करना चाहता था। ये सब जानकर एली को बुरा लगता है कि उसकी वजह से किसी बेगुनाह की मौत हो गई। अब तक एली की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब उसे अपने सपने और हकीकत के बीच भी फर्क पता नहीं चल रहा था। इस सब की वजह से एली बहुत घबरा चुकी थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ नहीं रुकेगी। वो फिर से अपने नानी के पास चली जाएगी। जॉन एली की मदद करना चाहता था, इसलिए वो एली को उसके रूम तक ले जाता है और एली जॉन से बोलती है कि अगर मैं 5 मिनट तक नीचे नहीं आई तो तुम अंदर आ जाना। और ये बोलकर वो अपना सामान लेने के लिए अंदर चली जाती है और अपने सभी सामान पैक करके वो रूम के ओनर के पास आती है ताकि वो उन्हें यहाँ से जाने की बात बता सके। और मिस कॉलिंस एली को चाय के लिए पूछती है और वो चाय बनाने के लिए रख देती है और एली को बताती है कि कल यहाँ पर एक फीमेल डिटेक्टिव आई थी जो कि यहाँ पर सैंडी नाम की लड़की के मर्डर के बारे में पूछ रही थी। ये बात जानकर एली उनसे माफी मांगती है कि मुझे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था। पर तभी मिस कॉलिंस उसे बताती है कि यहाँ पर 1960s में सैंडी नाम की एक लड़की सच में रहा करती थी। और यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा सच का पता चलता है कि मिस कॉलिंस कोई और नहीं बल्कि सैंडी ही है, जिसका असली नाम अलेक्जेंड्रा कॉलिंस था। और इससे ये तो क्लियर होता है कि सैंडी का मर्डर एक्चुअल में हुआ ही नहीं था। और अब वो एली को उस रात के बारे में बताती है जिस रात जैक उसे मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए सैंडी ने अपने आप को बचाने के लिए जैक को ही मार दिया था। और उसी रात सैंडी ने डिसीजन लिया था कि अब वो सैंडी की तरह और नहीं रह सकती। इसके बाद भी वो क्लब में जाती थी, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो जैक जैसे लोगों को फुसलाकर रूम में ला सके और यहाँ लाकर वो उन सभी को मार दिया करती थी। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो उनकी बॉडीज को उसी रूम के फ्लोरिंग के नीचे दफना देती थी ताकि किसी को भी उनके बारे में
पता न चले। और ऐसे ही सैंडी ने बहुत से लोगों को मारा था। इसी वजह से एली जब 1960s की न्यूज आर्टिकल देख रही थी, उसे वहां पर बहुत से लोगों की मिसिंग की कंप्लेन मिली थी। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि एली को जो धुंधले चेहरे वाले आदमी नजर आ रहे थे, वो सभी सैंडी के ही शिकार थे। और वो सभी एली को चोट नहीं बल्कि एली से मदद मांग रहे थे ताकि सैंडी को उसके गुनाहों की सजा मिल सके। और इस सब के बाद मिस कॉलिंस यानी सैंडी एली से बोलती है कि अब जबकि तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल चुकी है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। ये सुनते ही एली वहाँ से भागने के लिए उठती है, पर उठते साथ ही उसे चक्कर आने लगते हैं। और सैंडी उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे चाय में जहर मिला दिया है, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मरते समय दर्द नहीं होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सैंडी चाकू लेकर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पे जॉन होता है, जो जॉन को अंदर बुलाती है। उस समय तक सैंडी की सिगरेट की गिरने की वजह से घर में आग लगना शुरू हो चुका था और जॉन के अंदर आते ही सैंडी उस पर चाकू से वार करती है, जिसके कारण जॉन वहीं पर गिर जाता है। ये सब देखकर एली अपने आप को किसी तरह से संभालते हुए अपने कमरे तक आती है, जहाँ पर एक लैंडलाइन रखा हुआ था जिससे वो मदद के लिए कॉल कर सकती थी। पर जैसे ही वो रूम के अंदर आती है, उन सभी विक्टिम्स की आत्माएं एली के पैर को पकड़ने लगती है, क्योंकि वो चाहते थे कि एली सैंडी को मार दे। पर एली ऐसा नहीं करना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर सैंडी भी आ जाती है और उसे भी उन सभी आदमियों की आत्माएं नजर आने लगती है। और उन आत्माओं में सबसे आगे जैक की आत्मा होती है और जैक की स्पिरिट सैंडी को एक थप्पड़ मारता है। और जब सैंडी अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है कि वो सिर्फ उसका विजन था। इस सब के बीच एली ने पुलिस को कॉल कर दिया था, पर सैंडी रियलाइज करती है कि भले ही उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सही नहीं था, पर उसे कानून का सहारा लेना चाहिए था। इसलिए सैंडी खुद डिसाइड करती है कि अब वो इस बोझ के साथ और जी नहीं सकती। इसलिए वो आग में जलकर अपनी जान देने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर एली उसे रोकने की कोशिश करती है और उनसे बोलती है कि मुझे पता है आप पे क्या बीती है, पर आपने जो कुछ भी किया है वो सही था, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। पर सैंडी ने तो डिसीजन ले लिया था, इसलिए वो एली को यहाँ से चले जाने को बोलती है और सैंडी एली को धक्का देकर बाहर भेज देती है। और एली बाहर जाकर जॉन को भी बिल्डिंग से बाहर ले आती है और इस सब में फायर ब्रिगेड वाले उसकी मदद करते हैं। पर सैंडी अभी भी उस जलती हुई बिल्डिंग के अंदर थी, जिसके अंदर ही जलकर वो अपनी जान दे देती है। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एली ने अपने सेकेंड ईयर में ही एक रैंप वॉक क्रिएट किया था, जिसमें वॉक कर रही सभी लड़कियों ने एली के ही डिजाइन किए हुए कपड़े पहने हुए थे, जो कि 1960 से इंस्पायर थे। और अब एली बैक स्टेज में आती है तो वहाँ पे एली की नानी और जॉन उसे इस सब के लिए बधाई देते हैं। इसके बाद एली को अपनी मॉम की सोल भी मिरर में नजर आती है, जो कि काफी खुश नजर आ रही थी। और उसी मिरर में एली फिर से सैंडी को देख पाती है, जो कि एली को एक फ्लाइंग किस देती है, क्योंकि अब सैंडी भी अपने गिल्ट से फ्री हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।